तो नेक्स्ट होने वाला है लाइफ चेंजिंग सेमिनार, हरी बोल, जिसका टॉपिक है बैलेंसिंग एम्बिशंस एंड सेल्फ केयर। एम्बिशंस जो हम लाइफ में पाना चाहते हैं, सेल्फ ये रियलाइज करना कि हम हैं कौन, केयर गिविंग प्रायोरिटी टू नीड्स, बैलेंस एम्बिशन और केयर का बैलेंस हमारी नीड्स और हमारी डिजायर्स के बीच। आप सभी को समझ आ रहा है ना? मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हरी बोल, हरी बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो इसी को और डिटेल से बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, आई वुड लाइक टू वेलकम द स्पीकर, हिज ग्रेस पुंडरिक विद्यानिधि प्रभु जी। प्रभु जी स्कॉन नोएडा के एक प्रमुख आध्यात्मिक प्रभावक और गहन ज्ञान का प्रतीक हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के अधीन एक आध्यात्मिक साधक से एक ब्रह्मचारी और जीवन प्रशिक्षक के उनके परिवर्तनकारी यात्रा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और भक्ति योग के दर्शन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। छोटी उम्र से ही पुंडरिक विद्यानिधि प्रभु जी ने परलौकिक मामलों में गहरी रुचि प्रदर्शित की। जीवन के उद्देश्य की उनकी खोज ने उन्हें श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं तक पहुंचाया, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में पुंडरिक विद्यानिधि प्रभु ने खुद को भक्ति प्रथाओं, शास्त्र अध्ययन, मानवतावादी कार्यों और विनम्रता के साथ भक्ति में डुबो दिया। 2013 से ही उन्होंने हैबिट, गोल सेटिंग, माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग जैसे पहलुओं को संबोधित करते हुए प्रभावशाली सेमिनार के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन किया। प्रभु जी स्कॉन पदयात्रा प्रेस इंडिया के निर्देशक हैं। वह सह निर्देशक हैं IYF स्कॉन यूथ फोरम। वे लाइफ कोच एवं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हरी बोल। प्रभु जी के बारे में आप सबको बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर हम और समय ना लेते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए प्रभु जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बिफोर सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कीर्तन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवराधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवराधारी।
यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govind Radha Govind Radhe Jaya Radha Govind Radha Govind Radhe Jaya Jagannath Baladeva Jai Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Om Vishnupad Brahmans Parivrajakaचार्य Astos His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समस्त गौर भक्त वृंद की all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Guru and Gaurang, श्रील प्रभुपाद की जय। बच्चों को थोड़ा शांत कर दीजिए। ध्रुव प्रभु हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का आज के सत्र में स्वागत है। सत्र स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि शोर ना करें। शोर करेंगे तो डिस्टरबेंस होगा। जो बच्चों के साथ आए हैं, बच्चे जो है उनको थोड़ा, बच्चों के लिए प्रोग्राम नहीं है लेकिन बच्चे आ गए हैं तो व्यवस्था कर सकते हैं कहीं पर, ये ऊपर या कहीं पर। आज का सेशन आशा करता हूँ कि आपको आपके जीवन में बहुत मदद करेगा। एम्बिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है लोगों के हृदय में। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं चाहूँगा कि हम सभी जो है हाथ जोड़ें और प्रार्थना करते हैं। और फिर हम प्रार्थना में ये करेंगे कि आज हम कुछ यहाँ से सीखें, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं। सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं, सभी के जीवन में कमियां हैं। तो उस कमियों को सुधार करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम कुछ सीखें और अपने जीवन को सिद्ध कर पाएँ। तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जिनको प्रार्थना आता है वो बोल सकते हैं और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुन सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हरे कृष्णा। एम्बिशन। कितने लोगों को पता है एम्बिशन के बारे में? क्या जानते हैं आप एम्बिशन के बारे में? कोई बताना चाहेंगे? एम्बिशन क्या जानते हैं? क्या जब एम्बिशन शब्द आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? यस, कोई माइक रखें तो माइक प्लीज़ बताइए, जोर से बोलिए, आवाज़ सुनाई दे रहा है। यस प्लीज़। महत्वाकांक्षा, बहुत अच्छा। यस, इधर से बोले थे, पीछे। दृढ़ संकल्प, वेरी गुड। बताइए। महत्वाकांक्षा, हाँ आप बताइए। जो हम पाना चाहते हैं, वेरी गुड। एम्बिशन का ओरिजिन जो है लैटिन शब्द से आता है, एम्बिटियो। ये उन जगह ये शब्द यूज़ किए जाते थे जो व्यक्ति को पॉलिटिकल जॉब, पॉलिटिकल वर्क से जो संबंधित रिक्रूटमेंट होता था, वहाँ पर एम्बिटो शब्द यूज़ किया जाता था। फिर मिडिल
लेट मिडिल ईयर्स में इसका यूज़ जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से इंग्लिश में आया। जनरली इसका यूज़ जो है पावर से है। इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में पावर का बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सबको। इवन जो क्लास 10वीं में पढ़ रहा होगा ना, उसे भी समझ में आता है व्हाट इज़ पावर। बाहर की कंट्री में इतना नहीं दिखता है। बाहर की कंट्री में सोसाइटी का वैल्यू ज़्यादा है। पावर की वैल्यू जो है भारत के संस्कृति में है। बच्चे जो गेम खेलते हैं उसमें भी जो है पावर का इस्तेमाल करते हैं। एम्बिशन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको शास्त्रों में हो या फिर मटेरियल वर्ल्ड में हो, सभी जगह इसके बारे में बताया गया है। इवन शास्त्रों में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर रहे हैं जो बहुत एम्बिशियस थे। सभी कैरेक्टर ऑलमोस्ट जो है सभी एम्बिशियस थे। एक कैरेक्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा, बलि महाराज। बलि महाराज पहले युद्ध में देवताओं के साथ युद्ध में मारे गए थे, मृत्यु हो गई थी। फिर उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको पुनः जीवित कर दिया। फिर पुनः जीवित होने के बाद अपने गुरु के कृपा से उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किए। लेकिन बलि महाराज इतने प्रसन्न नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तो बलि महाराज पूरे ब्रह्मांड पर जो है विजय प्राप्त करना चाह रहे थे, एम्बिशन। तो वो जो है नाना प्रकार के जो है विधियों का पालन कर रहे थे जो शुक्राचार्य ने उनको बताया था। तो सारे देवता जो है बहुत चिंतित थे। सुर और असुर के बीच में हमेशा युद्ध होता रहा है, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो। कलयुग में तो घर में ही सुर और असुर होते हैं, है ना। एक भाई सुर का कार्य करता है तो दूसरा असुर बन जाता है, और दोनों ही बोलते हैं कि ये असुर है, मैं सुर हूँ, इसने मेरे साथ अन्याय किया है ना। तो फिर भगवान वामन के रूप में बलि महाराज के पास पहुँचते हैं और उनसे तीन पद के जो है जमीन मांगते हैं। जो लैंड क्राइसिस है ना, ये जो है बलि महाराज के समय से चलता आ रहा है। आज भी लैंड क्राइसिस कितने होते हैं। जहाँ लैंड होता है वहाँ पर कई पीढ़ियाँ जो लड़ाई कर रही होती हैं। कितने लोगों को ने ऐसा अनुभव किया या देखा है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। बहुत जगह है। कुछ लोग छिपा रहे हैं, अभी समझ नहीं पाए हैं लैंड क्राइसिस। सो 3 पद केवल मांग रहे थे। लेकिन शुक्राचार्य जो है बहुत बुद्धिमान थे, उनको समझ में आया ये 3 पद क्यों मांग रहा है। ऐसा कौन सा साधु है जिसको 3 पद में जो है संतुष्ट हो जाएगा। एम्बिशन, साधुओं में भी एम्बिशन होता है कि 3 पद, छोटा सा उंगली पैर है, छोटा सा वामन है, 3 पैर मांग रहा है, इसमें कैसे संतुष्ट हो जाएगा। तो शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये विष्णु है। तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सावधान किया कि ये जो 3 पैर मांग रहा है, ये 3 पैर में तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। एक पैर में तुम्हारा भूलोक ले लेगा, दूसरे में अंतरिक्ष ले लेगा, तीसरा कहाँ रखोगे। तो बलि महाराज भी एम्बिशियस थे कि जान जाए पर वचन न जाए। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसे बहुत सारे
इनबिल्ट क्वालिटीज़ लेकर जो है हम रहते हैं, जहाँ पर हम अपने क्वालिटीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। तो बलि महाराज भी यही थे कि मैंने वचन दिया है, ब्राह्मण को वचन दिया है, ये वचन मैं पूरा जरूर करूँगा। शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य ने बलि महाराज को पुनः जन्म दिया है और ये शुक्राचार्य इनके गुरु हैं। शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन न करके उन्होंने 3 कदम देने के लिए प्रतिज्ञा ले लिया। कितना कष्ट हुआ होगा शुक्राचार्य को कि मैंने इसको पुनः जीवित किया, इसका राज्य इसको वापस दिलाया, इसको विश्व विजेता बनाने के लिए मैं इसको मंत्र दिया और ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। कितना कष्ट हुआ होगा। कर्तव्य, ड्यूटी। तो एनीवे बलि महाराज ने जाने और 3 पैर दे दिया, तीसरा जो है अपने आप को समर्पित कर दिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बलि महाराज भी बहुत एम्बिशियस। पहला एम्बिशन क्या था? विश्व विजेता बनना है। आज के समय विश्व का अर्थ है कि पूरे भूलोक, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूरोप, है ना, एशिया, है ना। इंडिया जो है वर्ल्ड पावर बन रहा है, विश्व विजेता बोलते हैं। लेकिन बलि महाराज की लैंग्वेज में विश्व विजेता का अर्थ है ब्रह्मांड, एम्बिशन। तो उन्होंने अपनी एम्बिशन के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन एट द सेम टाइम उनका ये भी एम्बिशन था, जान जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने जो है अपने उस एम्बिशन को पूरा किया। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं शास्त्रों में, जहाँ पर एम्बिशंस कैसे जीवन में व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है, कैसे एम्बिशंस हमारे जीवन में कार्य करते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा स्टोरी है ध्रुव महाराज का। 5 साल के बालक थे। तो एक दिन उनकी इच्छा हुई कि अपने पिता के गोद में बैठने की। तो उनकी स्टेप मदर वहीं पे बैठ खड़ी थी। देखा कि ये बालक जो है अपने पिता के गोद में बैठना चाहता है और वहीं पर उसका स्टेप ब्रदर अपने पिता के गोद में खेल रहा था। तो ये देखकर ध्रुव महाराज की स्टेप मदर ने ध्रुव को मना कर दिया और बोला कि अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव को ये शब्द सुनकर इतना क्रोध आया, घर छोड़ दिया और ये सोच के ये प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने पिता से, अपने दादा से भी अधिक ऐश्वर्यवान राज्य प्राप्त करूंगा, तभी वापस आऊँगा। 5 साल का बच्चा है, इतना एम्बिशियस, इतना एम्बिशन तो हम सबके पास नहीं होगा। तो ध्रुव महाराज आगे जाते हैं, फिर उनको नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि उनकी परीक्षा लेते हैं और नारद मुनि को बोलते हैं गेट आउट। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करने में मदद नहीं कर सकते, गेट आउट। नारद मुनि को क्या लगा होगा? नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए कि पहली बार जो है ऐसा कैंडिडेट देखा हूँ जो मुझे ठुकरा रहा है। तो नारद मुनि फिर उसको मंत्र देते हैं और उस मंत्र से ध्रुव 6 महीने में भगवान को प्राप्त करते हैं। दैट वाज अनदर एम्बिशन। 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लेना आसान है? शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई 1 हफ्ता अच्छी तरह से भगवान के नाम का जप करे तो भगवान जो है उसे साक्षात्कार करते हैं। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता करना है। ध्रुव कलयुग में जो है ना, वो जो 6 महीना था उसको 6 दिन कर दिया, 1 सप्ताह। लेकिन कोई नहीं कर पा रहा। रेयर ही ध्रुव हैं जो कर पाते हैं। सो एम्बिशन जो है हर जगह दिखाई देता है। शास्त्रों में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जहां हमें एम्बिशन दिखाई देने लगते हैं।
तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्क्रीन में दिख रहा है ना, एम्बिशंस, अर्जुन के एम्बिशंस। अर्जुन भी जो है बहुत एम्बिशियस था, लेकिन अर्जुन के जो एम्बिशंस थे, वो एम्बिशंस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था? अर्जुन जो है धर्म परायण था और कर्तव्य परायण था। ध्रुव के जीवन में क्या दिखाई देता है? कंसिस्टेंट। 6 महीने में मुझे भगवान को प्राप्त करना है, कंसिस्टेंट। ही वॉज एम्बिशियस, बट उस एम्बिशंस को प्राप्त करने के लिए ही वॉज कंसिस्टेंट एंड डिवोटेड। जिस प्रकार से नारद मुनि ने मंत्र दिया था, उस मंत्र को जो है अपने जीवन में कंसिस्टेंटली फॉलो करके उस एम्बिशन को प्राप्त किया। और अर्जुन को बहुत परिस्थितियां आई जहां पर धर्म त्याग करने की बहुत सारी अवस्थाएं थी, बहुत सारी परिस्थितियां थी, लेकिन अर्जुन सभी अवस्था में धर्मपरायण बना रहा, धर्म का त्याग नहीं किया। बली महाराज, ये बस है ना, रिस्क कैलकुलेट करते थे। एंड दुर्योधन भी बहुत एम्बिशियस था कि मुझे जो है सम्राट बनना है, लेकिन एथिक लेस था, उसके जीवन में एथिक्स नहीं थे। पांडवों को जो है कितना मारने का प्रयास किया, एथिक्स लेस। सो एम्बिशंस, मैं अभी आपको एम्बिशंस के डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि एम्बिशंस क्या क्या होता है, कैसे होता है, समझना है। एम्बिशन हमारे जीवन में कहाँ कैसे रोल रखता है, ये समझना है। तो ये जो हमने कैरेक्टर आपको बताया है, इसमें आपको दिख रहा है सभी के पास एम्बिशंस हैं, लेकिन एम्बिशंस के साथ साथ क्या है? कोई एथिक्स को फॉलो कर रहा है, कोई धर्म परायण है, कोई परजर्वेरेंस को फॉलो कर रहा है। और दुर्योधन का केस देखिए, दुर्योधन बस जो है उसकी शक्ति अर्जुन से अधिक थी, पांडवों से बहुत अधिक थी, लेकिन वो एथिक्स लेस था, एथिक्स नहीं थे उसके पास। एथिक्स जो है ना, वो खुद बनाता था, खुद के लाभ के अनुसार एथिक्स बनाता था। तो ऐसे अवस्था में बहुत शक्तिशाली था, बहुत ताकत थे, बहुत बुद्धिमान थे, उसकी सेनाएं बहुत बड़ी थी, लेकिन हार गया। क्यों? एथिक्स लेस। तो ये एम्बिशन जो है हमें देख रहा है कि वैदिक हिस्ट्री में कैसे कैसे एम्बिशंस हैं, उसके बारे में बताया गया। अब मॉडर्न लाइफ में देख लेते हैं क्या होता है। मॉडर्न समय में ग्लोबल डिप्रेशन केसेस कितने हैं? 264 मिलियन। आज के समय में जो है हमारे पास जो है एम्बिशंस हैं, लेकिन उस एम्बिशंस को फुलफिल करने में क्या हम किस कॉन्सिक्वेंसेस से होके गुजर रहे हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स। वन इज ग्लोबल डिप्रेशन केसेस। कितने केसेस हैं डिप्रेशन केसेस? 264 मिलियन। इतने जो है डिप्रेशन केसेस हैं। इस संसार में सभी एम्बिशंस को फुलफिल करना चाह रहे हैं, लेकिन सभी व्यक्ति एम्बिशंस को फुलफिल करते करते किस मार्ग पे चले जाते हैं कि एम्बिशंस फुलफिल नहीं होते, लेकिन डिप्रेशंस, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं। तो ऐसा क्या चीज़ आता है हमारे जीवन में, या ऐसे हम क्या परिस्थितियों में आ जाते हैं, या क्या हम मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से एम्बिशंस को फुलफिल तो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ और ही प्राप्त होने लगते हैं। दूसरा क्या है? सुसाइड रेट्स भारत में 2019 का डाटा बताता है 1.33 लाख 1.33 लाख सुसाइड्स हुए 19 में। कोरोना के पहले की बात है।
कोरोना तो दिसंबर में आया था ना। इतने सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं? इसके बाद जो है आगे क्या है, एडल्ट्स में डिप्रेशन सिम्टम्स है 28% एडल्ट्स। जो स्टूडेंट्स हैं ना ये 28। वैसे ये डाटा जो है थोड़ा गलत लगता है मुझे, और भी होना चाहिए, है ना। 28% क्या होगा? हर कॉलेज में जो है, हर क्लास में जो है डिप्रेस्ड रहते हैं। वैसे 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जो फेल हो जाते हैं, उनको लगता है कि भगवान की कृपा थी, पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका एम्बिशन कुछ और ही है। उनका एम्बिशन है कि जो है अभी फर्स्ट ईयर में जो है कोई और आया है, उसके साथ बैठने को मौका मिलेगा, है ना। वैसे जब मैं कॉलेज में था तो जब मैं पहली बार कॉलेज में गया था तो लोगों ने बोला था कि ऐसे ऐसे सीनियर हैं जो भीष्म पितामह की तरह से हैं, कॉलेज छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखा है कि कॉलेज नहीं छोड़ना है, और जो है जानबूझ के फेल होते रहते हैं, सीधा एग्ज़ाम के समय में आते हैं। मुझे बताया गया था कि एग्ज़ाम के समय में तुम्हें ऐसे ऐसे लोग दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे यंगस्टर्स दिखाई देंगे जिनकी 3 चोटियाँ होंगी, है ना। एक में लाल लगा होगा, दूसरे में पीला लगा होगा, तीसरे में नीला लगा होगा। ऐसे ऐसे चोटियाँ पहन कर आएंगे एग्ज़ाम देने। कौन? लड़के, लड़कियाँ नहीं। फिर हमने ये भी देखा था कि गैंगस्टर तो हमने सुना था, लड़कों के गैंगस्टर। हमने अपने कॉलेज समय में देखा कि लड़कियों के भी गैंगस्टर्स होते हैं, है ना। 2 गैंग मिलकर जो है लड़ाई करते हैं रोड पे। तो ये क्या है? एम्बिशंस। तीसरा, नेक्स्ट क्या है? कॉर्पोरेट में एंजाइटी लेवल 42.5% पीपल इन कॉर्पोरेट आर इन एंजाइटी। और आगे क्या आ रहा है कि 16 ट्रिलियन डॉलर जो है इतना मेंटल हेल्थ पर जो है खर्च होने वाले हैं 2030 तक। कितना? 16 ट्रिलियन डॉलर। इतना जो है 2030 तक जो है इतने जो है मेंटल हेल्थ पर खर्चे होने वाले हैं। सो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एम्बिशंस जो है किस प्रकार से दिख रहा है? हर व्यक्ति एम्बिशन से होकर गुजर रहा है और हर व्यक्ति इन सब चीज़ों से हो परेशान है। सो एम्बिशन को पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी हमने 2 चीज़ें देखा है। वन इज़ कि शास्त्रों में जितने कैरेक्टर्स हैं उनके एम्बिशंस को हमने समझा, और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि जो है किस प्रकार से इस एम्बिशंस को फुलफिल करने में कैसे कैसे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड, इन चीज़ों में हम होके गुजर रहे हैं। सो व्हाट इज़ एम्बिशन? ये एम्बिशन कार्य क्या कैसे करता है? एम्बिशन बताता क्या है? इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। सो व्हाट इज़ एम्बिशन? एम्बिशन इज अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। एक ऐसा डिज़ायर जिसको आप रोक नहीं सकते, एक ऐसा डिज़ायर जो आपको मजबूर कर देता है कुछ चीज़ों को करने के लिए, एक ऐसा डिज़ायर जो परिस्थितियों को नहीं देखता, इन्वायरमेंट को नहीं देखता, जस्ट इट वांट्स टू बी फुलफिल्ड। दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। शास्त्रों में, भगवद गीता में बताया कैसे ये आता है। ध्यायतो विषयाम पुंसा संगास्ते सुपजायते संगात संजायते काम। शास्त्र में बताया गया है कि कंटम्पलेशन से अटैचमेंट उत्पन्न होता है और इस अटैचमेंट से एम्बिशंस, डिज़ायर उत्पन्न होते हैं। जो यही डिज़ायर कंटम्पलेशन बार बार करते हैं इसी डिज़ायर पर, तो वही डिज़ायर जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एम्बिशन। बच्चों को बताया जाता है, बच्चे जो है जब छोटे होते हैं, बेटा तुमको क्या बनना है, तो यंगेस्ट जितने भी लड़के होते हैं उनको बोलते हैं मुझे पायलट बनना है। पायलट कहाँ से बनना है? किसने बताया बच्चे को पायलट बनना है? उसने कभी पायलट नहीं देखा, ऑफिसर नहीं देखा, लेकिन उसे पायलट बनना है। कौन बताया?
सोसाइटी। तभी हम इसको आगे चर्चा करेंगे। सो एम्बिशन क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्या बताता है? स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस। किस व्यक्ति का किस प्रकार का एम्बिशंस है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी चेतना का स्तर क्या है। कॉन्शसनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। जिस प्रकार की कॉन्शसनेस होगी उस प्रकार का उसका बिहेवियर होगा, उस प्रकार से वो कूटनीति भी करेगा। कॉन्शसनेस मटेरियलिस्टिक से लेकर स्पिरिचुअलिस्टिक तक हो सकता है। तो इस स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस को समझने के लिए उसके एम्बिशंस क्या हैं, ये अगर आप जान जाएंगे तो उसकी कॉन्शसनेस की स्थिति को हम समझ जाएंगे। ये एम्बिशन कार्य कैसे करता है? एम्बिशन सिर्फ दो प्रकार से कार्य करती है। ये एम्बिशन दो चीज़ें उत्पन्न करती है। वन इज अटैचमेंट, दूसरा हेट्रेट। जब व्यक्ति को किसी चीज़ के प्रति एम्बिशन होता है तो उसके प्रति अटैचमेंट्स उत्पन्न होता है, और उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस एम्बिशन को पूरा करने में जो भी ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न होते हैं उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। जो भी ऑब्स्टेकल बनता है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रिलेशन कहाँ खराब होते हैं? दिस इज हेट्रेट। एम्बिशन, वन ऑफ द रीजन ऑफ ब्रेकिंग रिलेशनशिप इज एम्बिशन। एम्बिशन क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर, महत्वाकांक्षा पूरा नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी इच्छाएं पूरी करने नहीं दे रहा है। हेट्रेट, द्वेष, ईर्ष्या, और इस वजह से रिलेशन ब्रेक होते हैं, जॉब छोड़ते हैं, करप्शन भी करते हैं इन्हीं वजहों से। एंड इस एम्बिशन को अचीव करने के लिए व्हाट वी हैव टू पे, व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सो एम्बिशन का ये पूरा फिलॉसफी यही है। हर व्यक्ति को अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ही हैज़ टू बी डिटरमाइंड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए ही हैज़ टू गो थ्रू द अटैचमेंट्स एंड हेट्रेट। जब भी कोई एम्बिशन बनेगा, दैट मीन्स जब भी कोई एम्बिशंस हम बना कर रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो है कुछ शत्रु बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल है। एम्बिशन इसी प्रकार से कार्य करता है। एक के प्रति आपको आसक्त करेगा, दूसरे के प्रति आपको डिटैच करेगा। एक के प्रति आपको फेवरेबल बनाएगा, दूसरे के प्रति आपको हेट्रेड डेवलप करेगा। दैट इज एम्बिशन। तो मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न टाइम में एम्बिशन को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। एम्बिशन हमारे जीवन को खराब ना कर दे। एम्बिशन हमारे लिविंग लाइफ स्टाइल को, हमारे रिलेशंस को ख़राब ना करे। सोसाइटी में जो है हमारा इमेज है वो ख़राब ना करे, हम और हमारा करियर ख़राब ना करे। यही एम्बिशन की वजह से कई लोग तो सुसाइड कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा एक गलती से एक मेरा बैचमेट था, और गलती से जो मेरा रूममेट भी था, उसको एग्ज़ाम से, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। एग्ज़ाम के दिन उस समय जो है रिलायंस का फ़ोन हुआ करता था, रिलायंस टू रिलायंस फ्री, है ना, नाइट 10 टू मॉर्निंग 6। और उसको जो है जैसे 9 रात को 10 बजते थे अपना फ़ोन लेता था और छत पे चला जाता था ठंडी में। अभी अब ठंडी में जैकेट पहने, वो ठंडी में छत पे कोहरे में बैठ के बस फ़ोन पे लगा रहता था। और क्या बातें करता था? ठीक हो, क्या खाया, पानी नहीं पिया, ठंडी में पानी पी लेना चाहिए कभी कभी, पानी कमी होने से खराब हो जाएगा शरीर। ये कब बात हो रहा है? ठंड में रात को 10 बजे छत पे, और सुबह 6 बजे आके कहता है मेरा तैयारी हो गया, चलो एग्ज़ाम देने चलते हैं। एम्बिशन। तो जब बैलेंस नहीं होगा एम्बिशन तो इस प्रकार की समस्याएं आएंगी।
वो उसने जो है मजबूरी में उसको जो है कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसका एम्बिशन ही यही था। उसको जो है लोग जो है ना, अलग अलग नाम से बोलते थे, कोई लव गुरु बोलता था, कोई क्या बोलता था, लाइक दैट। तो जब तक एम्बिशन कैसे वर्क करता है इसकी फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, तो यही एम्बिशन अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमारे जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज के समय लोनलीनेस के शिकार हैं सब। इज़ अ मेजर बिगेस्ट इशू नाउ द टाइम, लोनलीनेस। लेकिन अगर आज देखें तो कोई भी अकेले रहता नहीं है। सभी सोशल नेटवर्क के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के हमेशा अपडेटेड रहते हैं। आज प्रोग्राम में है ये फ़ोटो, लाइव स्टेटस। स्टिल पीपल आर लोनलीनेस, दे आर फीलिंग लोनलीनेस। सोसाइटी में रहकर भी अकेलापन कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, दे डोंट नो हाउ देयर माइंड इज वर्किंग, हाउ देयर डिज़ायर्स आर वर्किंग, दे डोंट नो। इसलिए एम्बिशंस कैसे कार्य करता है ये हमें जानना चाहिए। सो एम्बिशन को कैसे ये हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस डालता है, इसको समझने के लिए हमें भगवद गीता के कुछ श्लोक हैं, उन श्लोकों को कंपाइल करके जो है मैंने ये इमेज बनाया है। सो हमारे जीवन में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक है पास्ट जो आप कर चुके हैं, और एक है प्रेजेंट जो आप कर रहे हैं, कर्म। दूसरा है गुण। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके फीचर हैं, जब सत्वगुण में व्यक्ति होता है तो बुद्धि का प्रयोग पूरी तरह से कर पाता है। जब रजोगुण में रहता है तो बुद्धि 100% कार्य नहीं करता है, कम करता है। और जब तमोगुण में रहता है तो बुद्धि काम नहीं करता है, भावनाएं ज़्यादा काम करती हैं, फीलिंग्स। डिज़ायर, 2 प्रकार की डिज़ायर होती हैं हमारे। एक है जो हमारी डिज़ायर होती हैं, दूसरा है समाज जो हमें डिज़ायर देता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कई बार हमें ये भी नहीं पता रहता है कि जो हमारी इच्छा है वो हमारी इच्छा है या किसी और की इच्छा है। एग्ज़ाम्पल है बच्चे। मैं कुछ समय पहले जो है पुणे में था, तो पुणे में मंदिर में मैं देखा कि एक बच्चा है, एक स्वीट शॉप से होकर जा रहा था। तो जब स्वीट देखा तो बच्चे में इच्छा उत्पन्न हुई, क्या स्वीट चाहिए। और उसकी मदर जो थी वो आगे आगे जा रही थी, तो बच्चा जो है अब डिमांड करने लगा मुझे स्वीट चाहिए। और माँ जो है उसकी बात को सुन नहीं रही है, इग्नोर कर रही है। बच्चा समझ गया कि अब ये मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी, तो उस बच्चे ने क्या किया, उसी समय ज़मीन पर लौट गया और चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्ला रहा है। और सभी लोग, आसपास के लोग जो है देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और बच्चा बना रहा है प्रेशर, बच्चे को पता नहीं है, लेकिन उसका बुद्धि कैसे कार्य कर रहा है। देखिए, बच्चा रो रहा है और पूरा पब्लिक देख रहा है, और पूरा पब्लिक जो है प्रेशर क्रिएट कर रहा है किस पे, मदर पे। क्या हो रहा है, ये बच्चे का देख रेख नहीं करना आता है, इमेज। तो मदर भी बहुत प्रेशर में फील कर रही थी, लेकिन मदर जो है बुद्धिमान थी मदर जो है इग्नोर करके आगे चली गई। जब बच्चा देखा कि माँ आगे जा रही है और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, खड़ा हुआ, चुप हुआ और आगे बढ़ गया वो भी। मैं ऐसे मैं देख रहा था वहाँ पर। बच्चे को पता नहीं है ये साइंस, लेकिन बच्चा जो है कर रहा है। कौन कर रहा है, प्रकृति। प्रकृति बच्चे से अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए उसे उस प्रकार से फंक्शन करा रही है। बच्चे को मालूम नहीं है कि ये इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है ऐसे। डिजायर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो कई बार होता है कि समाज में हम देखते हैं कि ग्लैमरस लग्जरीज लाइफ को जब देखते हैं तो उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं।
डिज़ायर, और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वी एक्ट, कर्म। और कर्म किस मोड में कर रहे हैं? लेट्स से तमोगुण में, तमोगुण में कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अनदर रिएक्शन। जैसे कई बार होता है कि देखते हैं कि बगल वाले का बेटा जो है बहुत बड़ा धनी हो गया है, बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो माता पिता जो है अपने बच्चे पर जो है प्रेशर डालते हैं। देखो बगल वाले बच्चे को देखो 85% लाया है। कितने लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया है? पीछे भी किया है। 85% लाया है, तू अभी 60 भी नहीं लाए हो, सेकेंड डिवीज़न में हो, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। बच्चे को पता ही नहीं करियर क्या होता है, और उसको बताया जाए तो तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। इतना प्रेशर। तो बच्चा जो है उस प्रेशर में आकर जो है कुछ कार्य करता है और उसे समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। पैशन, जब पैशन से प्रभावित होके अपनी कुछ एक्सटर्नल इच्छाओं से प्रभावित होकर जब कर्म करते हैं उसके भी रिएक्शंस मिलते हैं। रिएक्शंस क्या हैं ये? डिससेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि वो इच्छाएं आपकी नहीं थी, वो सोसाइटी के द्वारा दी गई इच्छाएं थी, और दूसरों के द्वारा दी गई जो डिज़ायर्स हैं, जब आप थोड़े समय के बाद करते हैं तो आप जो है एम्प्टीनेस फील करते हैं कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे ये नहीं करना था। मेरा एक क्लासमेट था, उसके परिवार में सभी सिविल ऑफिसर थे, सभी IAS PCS थे, लेकिन ये बच्चा का इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें। उसको फोर्सफुली जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया गया था। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहा था, बिल्कुल मन ही नहीं करता था उसका पढ़ने का। पहले ईयर में, पहले सेमेस्टर में 5 के 5 सब्जेक्ट में फेल, दूसरे सेमेस्टर में 5 के 5 सब्जेक्ट में फेल। क्यों? पढ़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली जो इतना फोर्स करती थी कि पढ़ो पढ़ो, तुम्हें इंजीनियर बनना है। पढ़ नहीं पाता था, कॉलेज छोड़ना पड़ा उसे। सो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि इच्छाएं, हमारी वास्तविक इच्छाएं हमारी क्या हैं। ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारी पर्सनल इच्छाएं क्या है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। कर्म, आज की आपकी जो फीलिंग है, आज के इस समय जो फीलिंग है, ये बहुत निर्भर करता है कल किन किन प्रकार से आपने अपना पूरा जीवन बिताया। उदाहरण के लिए, कल जो है किसी ने जो है पूरे दिन, लेट से 10 घंटे व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टाग्राम पे लगा रहा, जो कि आज के समय में बहुत नेचुरल है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लोनलीनेस के शिकार हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, रील्स। ये अंगूठा बहुत तेज़ काम कर रहा है आज के समय में, ऐसे, या उंगलियां ऐसे काम करती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे साधना रिपोर्ट भेजते हैं कि आज मैंने 10 घंटे फ़ोन चलाया, 2 घंटे सोया, 10 घंटे फ़ोन पे भी इंगेज रहा, आज 8 घंटे, आज 6 घंटे किस पे? इंस्टाग्राम पे। ये परेशानियां हैं। यही कल की जो एक्टिविटी है उससे क्रिएट होती है एक भावना, और ये भावना हमारे आज की एक्टिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दैट्स बिकम हैबिट। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि साधना, जो लोगों को साधना करने में दिक्कत क्यों होती है, भक्ति करने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने भी एक्टिविटी हैं, ऐसी एक्टिविटी जो साधना के योग्य नहीं है, और जब उनको साधना करने बैठते हैं तो उनको दिक्कत होता है, भक्ति नहीं कर पाते, या भक्ति थोड़े समय के लिए ही कर पाते हैं।
उसी प्रकार से कोई भी नया चीज़ करना होता है, बहुत ऑब्स्टेकल फेस करते हैं। कोई भी नया चीज़ करने के लिए जो एनर्जी देना होता है वो नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से जो पुरानी कार्य हैं, कार्यों से जो है एक माइंड पैटर्न्स बना है, वो पैटर्न इटसेल्फ क्रिएट्स ऑब्स्टेकल। इसीलिए नए साल पे बहुत सारे लोग जो है वचन लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि नए साल में हम नया करेंगे। 10 दिन के अंदर सब कुछ भूल जाते हैं। 85% लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था। नेक्स्ट 10% लोग सोचते हैं, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन डिटरमाइंड नहीं रहते, इसलिए वो भी भूल जाते हैं। हार्डली 5% लोग जो होते हैं जो अपने एम्बिशंस को पूरा कर पाते हैं। हार्डली 5% लोग। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है। हार्डली 5% पीपल। बाकी 85 भूल जाते हैं 10 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स जो हैं उनके माइंड में, जो पैटर्न्स बने हुए हैं बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज, वो इटसेल्फ क्रिएट ए प्रॉब्लम। इसलिए हमें जो है जानना चाहिए कि कैसे हम अपने इस एम्बिशंस को बैलेंस कर सकेंगे। लेकिन उसके पहले जो है हमें जानना होगा कि एम्बिशंस में क्या क्या ड्राइविंग फोर्स हैं। पहले हमें समझना होगा कि कर्म क्या करने होते हैं, क्या नहीं करने होते हैं। कौन से कर्म करने से हमारी एम्बिशंस फुलफिल होंगे और कौन से कर्म करने से हमारे एम्बिशंस में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, ये हम नहीं समझते। सेकंड, डिज़ायर्स कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे कई बार बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते जो है मोबाइल में चले जाते हैं और मोबाइल में जाते जाते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और घंटों निकल जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिज़ायर। डिज़ायर क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। और फिर है तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुण। प्रकृति के 3 गुण इतने प्रभावशाली हैं, कोई नहीं बच सकता इनसे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समझना कि तमोगुण जो है, तमोगुण में क्या होता है ये समझिए। तमोगुण में जिसमें बोलते हैं लेजीनेस, क्रेजीनेस, जिसमें लेजी एंड क्रेजीनेस ज़्यादा है उसको बोलते हैं तमोगुण, जिसमें इंटेलिजेंस काम नहीं करता। एंड रजोगुण, रजोगुण में बुद्धि होता है लेकिन इनका मिक्स होता है, इस बीच का है। ये थोड़ा सत्व गुण की भावना होती है, कुछ तमोगुण की भावना होती है, रजोगुण। तम सत्व गुण में इंटेलिजेंस यूज़ करता है, पीस खोजता है, हैप्पीनेस खोजता है, इन गुडनेस। तो जब हम इन 3 प्रकार के फोर्सेस को जान जाएंगे तब जो है हम अपने अंदर की जो एम्बिशंस हैं उनको हम बैलेंस करना सीख पाएंगे। और जब हमारी एम्बिशंस बैलेंस होंगे तब हमारे लाइफ, हमारे रिलेशन, ये जो है स्टेबल होंगे, अच्छे होंगे। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, पिता, माता, भाई, बहन, चारों के अलग अलग एम्बिशंस हैं, तो रिलेशन कैसे बनेंगे? बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, पिता करोड़पति बनना चाहता है, माँ मॉडल बनना चाहती है, फैमिली कौन चलाएगा? एम्बिशंस शुड बी बैलेंस विथ प्रिंसिपल्स ओरिएंटेड। तो जो एम्बिशंस प्रिंसिपल्स ओरिएंटेड रहेगा वही फैमिली स्टेबल हो पाएगी। तो इसलिए जो है हमें अपने एम्बिशंस को ध्यान से या सही करने के लिए जो है हमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फॉर्मूला है, वो जो है हमें जानना चाहिए। सो अपने एम्बिशंस को बैलेंस करने के लिए जो है 4 सीक्रेट्स हैं जो हमने यहाँ पर रिवील किया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हाथी है, हाथी के नीचे कौन है? कोई व्यक्ति है। इसी प्रकार से एम्बिशन भी है। एम्बिशन इतना फोर्सफुल है, इतना प्रभावशाली है कि हमें इसे मैनेज करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाथी का वेट कितना होता है, वैसे ही एम्बिशंस के वेट होते हैं हमारे ऊपर। और जब ये एम्बिशंस के वेट को हम संभाल नहीं पाते हैं तो
बहुत प्रकार के नकारात्मक भावनाओं में हम फंस जाते हैं, और कई बार ये नकारात्मक भावनाएं जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हैं। कई बार देखा गया है कि पिता की इच्छाएं होती हैं, जब अपने जीवन में वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है तो अपने बच्चों पर लाद देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर पिता की इच्छा होती है कि बच्चा उनकी इच्छा पूरी करे, अब बच्चा नहीं कर पाता है तो अपने पोते पे या पोती पर डाल देते हैं। जनरेशन टू जनरेशन जो है वो नकारात्मक भावनाएं कैरी करती हैं। सो इसलिए ये एम्बिशंस को अगर हम संभालेंगे नहीं तो सबसे पहले इसका जो नुकसान होने वाला है उस व्यक्ति को होगा जो उस एम्बिशन को कैरी कर रहा है। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को, मेंटल हेल्थ को सबसे पहले डैमेज करता है। ये फिजिकल लेवल पे बाद में करेगा, सबसे पहले मेंटल हेल्थ पे अटैक करता है। एक बार व्यक्ति मेंटली जो है अनकंट्रोल हो जाता है, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। वो व्यक्ति बस समाज में दिख रहा है, वास्तव में समाज में नहीं रहेगा। वो परिवार का सदस्य है लेकिन परिवार का सदस्य नहीं होगा। क्यों? मेंटल इक्विलिब्रियम लॉस कर चुका है। ये इस प्रकार से है जैसे हड्डी एक बार टूट जाए और ख़राब हो जाए, उसको रिकवर करने में बहुत मेहनत लगता है। उसी प्रकार से मेंटल इक्विलिब्रियम जहाँ डिस्टर्ब हो गया, व्यक्ति को रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए ये एम्बिशन इतना प्रभावशाली है कि ये व्यक्ति को बहुत ऊपर तक ले जाता है। और यही एम्बिशन अगर बैलेंस ना हो, कंट्रोल ना हो, तो ये एम्बिशन व्यक्ति को जनरेशन टू जनरेशन खराब कर देता है। कई पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। उदाहरण के लिए रावण का देख लीजिए। रावण का एम्बिशन क्या था? सीता का अपहरण, ईगो, लस्ट, पूरा डायनेस्टी खत्म हो गया। सो इसलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है कि कैसे एम्बिशंस हमारे लाइफ में इवन इंडिविजुअल को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो पहला चीज़ है हमें जानना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रायोरिटाइजेशन। सेल्फ अवेयरनेस, जानकारी अबाउट सेल्फ। तो शास्त्रों के अनुसार हम जो है आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों की कॉम्बिनेशन है। वास्तव में हम आत्मा है, हमारे ऊपर दो कवरिंग है, वो है सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। आत्मा की अपनी इच्छा होती है और जो एक्सटर्नल डिज़ायर होती हैं वो हमारे मन में आता है, और मन के अकॉर्डिंग हमारी स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी जो है कार्य करती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि व्हाट इज आवर प्रोपेंसिटी, हमारा स्वभाव क्या है। सेल्फ का मतलब है व्हाट इज आवर लिमिटेशंस, व्हाट इज आवर कंडीशनिंग। किसी को ठंडी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को सोसाइटी में रहना अच्छा लगता है, किसी को दूर रहना अच्छा लगता है। अवेयरनेस, व्हाट इज माय अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ये जानना बहुत आवश्यक है। मेरा माइंड कैसे फंक्शन करता है, माइंड के बारे में जानना, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। जब हम अपने माइंड को जानते हैं, अपने बिहेवियर को जानते हैं, अपनी एटीट्यूड को जानते हैं कि किस कंडीशन में हमारी एटीट्यूड्स जो है डिस्टर्ब होते हैं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। कई बार सिचुएशंस ऐसे हमारे जीवन में आते हैं जहाँ पे हम अपने इक्विलिब्रियम को खो बैठते हैं, और उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। जो 35 प्लस होंगे या 40 प्लस होंगे, उनके जीवन में ऐसे अनुभव होंगे जहाँ पर उनको दिखा होगा कि एक ऐसा मैंने कैसे मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से आज मैं फिर लॉस में चल रहा हूँ या नकारात्मक भावनाओं में चाह रहा हूँ। अब 40 के पहले वालों को तो उतना अनुभव नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को होगा जो 40 प्लस होंगे।
दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटी कैसे बनाएं ये जानना आवश्यक होगा। प्रायोरिटी कैसे बनाएं, इसके लिए सबसे पहले जानना होगा जीवन का डेस्टिनी क्या है। व्हाट इज डेस्टिनेशन, काम क्यों करना चाह रहे हो, ये एम्बिशन क्यों है, क्या पर्पस है इस एम्बिशंस का, इसे समझना होता है। ये एम्बिशन मेरा है या किसी ने और दिया, किसी और ने दिया है, दैट यू हैव टू नो। जब हम इसको जानते हैं, जानने लगते हैं, तब हम प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे अपने जीवन में। प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। लोग आज तक नहीं समझ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत सालों से, न केवल स्टूडेंट, सभी लोग आज तक अपने हैबिट्स को डेवलप नहीं कर पाए हैं। मैंने बहुत कम ही फैमिली में, कुछ ही बहुत कम ही लोगों को मैंने देखा है जो एक प्रॉपर शेड्यूल उनके जीवन में है। शेड्यूल ही नहीं बना पाए, 50 साल के हो गए, कब क्या करना है ही डजंट नो। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ, इसको जप कर लेते हैं। आज के मंत्र क्या है, यही जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, और घूमते रहते हैं। आज पुणे में हैं, कल बेंगलोर में रहेंगे, परसों पाकिस्तान में रहेंगे, बस भगवान के भरोसे चल रहे हैं, लाइक दैट। प्रायोरिटी कैसे डिफाइन होगी? प्रायोरिटी तभी डिफाइन होगी जब आप अपने आप को जानना सीख जाएंगे। बिगेस्ट प्रॉब्लम है, हम सबको जानते हैं, इसका स्वभाव मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये कैसा है। जब दो लोग बात करते हैं तो हमेशा तीसरे के बारे में बात करते हैं, क्यों? लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। यही कारण बनता है हमारे इम्बैलेंस लाइफस्टाइल का। ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। सेल्फ अवेयरनेस, तो सेल्फ अवेयरनेस में आपको दिखाई देगा एम्बिशंस एंड यू बोथ आर डिफरेंट। ध्यान से समझिएगा, एम्बिशंस एंड यू बोथ आर डिफरेंट। ये कब समझ में आएगा? सेल्फ अवेयरनेस। आपके पास एम्बिशन है पावर प्राप्त करने का, लग्जरी लाइफ प्राप्त करने का, आपके पास धन प्राप्त करने का, ये सब एम्बिशन हो सकता है। लेकिन ये सारे एम्बिशन ज़ीरो हैं अगर आप अपने आप को नहीं जान पाते हैं। जब हम अपने आप को जान जाते हैं, अपने स्वभाव को जान जाते हैं, अपने प्रोपेंसिटी को जान जाते हैं, अपने स्ट्रेंथ को जान जाते हैं, अपने गोल को जान जाते हैं, अपनी आत्मा को जान जाते हैं, देन इनके साथ जितने भी एम्बिशंस हैं आपके, लेट्स से लग्जरी लाइफ, लेट्स से मनी, लेट्स से पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, ये सब मिलकर जो है 1000 के रूप में काम करते हैं। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने आप में, डिससेटिस्फाई हैं, हमेशा समाज में रहकर भी समाज में नहीं रहते हैं, आपके पास बहुत धन है, बहुत लग्जरी लाइफ है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, सोशली बहुत इन्फ्लुएंस है, ये सब आपको खुश नहीं कर पाएगा, बिकॉज वन इज मिसिंग। सो अंडरस्टैंड 1 and 0। ये जितने भी एम्बिशंस हैं हमारे जीवन में, जितने भी एम्बिशंस हैं, ये यूजलेस हो जाएंगे जब आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। Therefore, it is very important to understand yourself, to know yourself। इस पे जो है हमारे भक्तों ने जो है बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, डिस्कवर योरसेल्फ, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक 6-7 सेशंस होते हैं जहाँ पर सिखाया जाता है अंडरस्टैंड योरसेल्फ।
रिलीजन कैसे कार्य करता है हमारे जीवन में, साइंस कैसे कार्य करता है, सोसाइटी कैसे कार्य करता है, फिलॉसफी कैसे कार्य करता है, हम कैसे कार्य करते हैं, माइंड कैसे कार्य करता है, ये सब जो है हमें कोर्स में सिखाया जाता है। सो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए यू हैव टू नो योर सेल्फ एंड योर डिज़ायर। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नोइंग योर डिज़ायर? आज तक ये किसी ने प्रश्न नहीं किया। अपनी इच्छा को जानो। हम यही बात करते हैं, मेरी इच्छा है, पूरा करना है, लेकिन कभी नहीं जानने का प्रयास किया ओरिजिन ऑफ द डिज़ायर। जब हम ओरिजिन ऑफ डिज़ायर जान लेते हैं तब हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं वेदर इट इज़ यूजफुल और इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय मी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिज़ायर होते हैं जो पतन का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए लस्ट। यंगस्टर्स में लस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट्स में जो होता है ये लस्ट है। उभरते सितारे, उभरते उम्र, बहुत भयानक होता है लस्ट। इसी प्रकार से ग्रीड। तो ये जो मेरी इच्छा है, जब हम इस इच्छा को जान लेते हैं कि ये इच्छा ग्रीड है और नीड है, वेदर इट इज़ माई नीड, वेदर इट इज़ ग्रीड, जब ये डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं तो हम बैलेंस होते हैं, अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने फैमिली को, अपने कल्चर को बचा पाते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर डिज़ायर एज वेल। ये डिज़ायर क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से है या मेरी स्वयं है? कैसे करेंगे इसको डिस्क्रिमिनेट? दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ। दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो फिर अवेयरनेस में जो है आपको जानना होगा हाउ माइंड इज इन्फ्लुएंसिंग योर इंटेलिजेंस, how mind with the strength of senses influencing yourself। तो इसको जानने के लिए जो है हमें मन को शुद्ध करना पड़ता है। मन को शुद्ध करने के लिए शास्त्रों में अलग अलग विधियां हैं, लेकिन एक ही पैटर्न है, वो है मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन। इस प्रकार से मन को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, माइंडफुलनेस एंड वेलबींग। माइंडफुलनेस एंड वेलबींग, व्हाट इज दैट मीनिंग? मन को छोटा नहीं बनाना चाहिए। जब व्यक्ति अकेला होता है ना तो बहुत संकुचित हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को माइंडफुलनेस बने रहने के लिए उसे जो है अपने माइंड को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे करेंगे? मी टाइम। मी टाइम कितने लोगों को पता है? व्हाट इज़ मी टाइम? कितने लोगों को पता है प्लीज़? कुछ लोगों को पता नहीं है। मी टाइम मतलब दिनचर्या में आप जितने भी कार्य कर रहे हैं, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। वो समय जिस समय आप अपने आप पर कार्य कर रहे हैं। अपने आप पे कार्य करने का क्या मतलब है? सोल, माइंड, इंटेलिजेंस एंड योर स्ट्रेंथ। जब आप इनके लिए कार्य कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मी टाइम। ये मी टाइम बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों के अनुसार जो है हर व्यक्ति को अगर 5 मिनट भी अगर जो है अपने आप पर एनालिसिस करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो उसके दिमाग में है क्लियर होने लगती हैं। जैसे 80,000 थॉट्स एक दिन में एक व्यक्ति के पास आते हैं, लेकिन उन 80,000 थॉट में से कुछ ही थॉट्स जो है यूज़फुल होते हैं, बाकी सब यूज़लेस होते हैं। तो वो जो यूज़लेस थॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे एक्सप्लॉइट योर एनर्जी। तो ये मी टाइम जब आप जो है अपने लिए कार्य करते हैं, जब आप अपने ऊपर कार्य करते हैं,
तो यही जो है आपको वो 80,000 थॉट्स ना आए, इस पे कार्य करते हैं। 80,000 थॉट्स में 1-2 ही थॉट्स काम आते हैं, बाकी यूजलेस हैं। तो मी टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो सारे अनवांटेड जो थॉट्स हैं वो कम आते हैं। तो देयरफॉर मी टाइम। तो मी टाइम हम कैसे करते हैं? इसके लिए जो है हमने अपने जीवन में, हमारा शेड्यूल इस प्रकार से होता है कि हम मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहला कार्य है मी टाइम, जिसमें हम साधना करते हैं, माला जप करते हैं, भगवान का नाम का मेडिटेशन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 चीज़ पर जो है सुबह सुबह ही अचीव कर लेते हैं। वन इज़, जप करने से हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं। शास्त्र अध्ययन करने से हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि का भोजन क्या है जानते हैं? ज्ञान। शरीर का भोजन, जैसे शरीर का भोजन क्या है? आहार है। वैसे बुद्धि का भोजन क्या है? ज्ञान। मन का भोजन क्या है? शुद्धि। तो जब हम सुबह सुबह अच्छे शास्त्र पढ़ लेते हैं, बुद्धि रेडी हो जाती है। मन को जो हम जप करते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है रेडी हो जाते हैं किसी भी चैलेंज को उस दिन उतारने के लिए अपने जीवन में। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मी टाइम। एंड नेक्स्ट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे क्या है टाइम मैनेजमेंट? आज तक ज़रूरत नहीं पड़ा, सबको पता है, कभी पूरा नहीं होता, कोई चीज़ मैनेज होता ही नहीं। अभी जो है आगे है कि हमारे पास जो है इतना मिनट बचा हुआ है। कहाँ है टाइम मैनेजमेंट? कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं है। गलत। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कार्य कैसे करता है ये समझिए। ये फंक्शन करता है 2 प्रिंसिपल पे। वो क्या है? अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। टाइम मैनेज क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दिस 2 प्रिंसिपल। तो हमें अपने जीवन में ये 2 प्रिंसिपल को ध्यान रखना है कि कहाँ पर अटैचमेंट ज़्यादा है, कहाँ पर डिटैचमेंट ज़्यादा है। इनको बैलेंस करना है। जब भी कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है तो उसे हम ज़्यादा समय लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। जो हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती लेकिन आवश्यक है, डिटैच होते हैं। तो वहाँ डिटैचमेंट को कम करना होगा। ऐसा नहीं हम बहुत अटैचमेंट में ही हम बहुत उन्नत सिद्धि प्राप्त कर रखे हैं। डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों को जो है हम उसकी आवश्यकता के अनुसार जब हम रखने लगते हैं तब हमारा टाइम जो है प्रॉपरली मैनेज होता है। उदाहरण के लिए जब मॉर्निंग में जप करते हैं तो जब साधना करने के लिए क्या चाहिए? अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट बोथ शुड बी बैलेंस। डिटैचमेंट बहुत जल्दी आ जाता है, क्यों? इंटरेस्ट नहीं होता। आवश्यकता है मी टाइम, इसलिए बैलेंस करना सीखना होता है अपने अटैचमेंट और डिटैचमेंट को। इसी प्रकार से लाइफ में भी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम हैं, इन 2 चीज़ों पे हमें कार्य करना होता है, अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट्स। जब हम इनको बैलेंस करना सीख जाते हैं तो हमारा टाइम जो है प्रॉपरली मैनेज हो पाता है। एंड द नेक्स्ट, बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम। आप बहुत योग्य हैं, टाइम मैनेज कर ले रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, मी टाइम निकाल लिया आपने, बहुत अच्छे हैं, फिलॉसफी समझ गए हैं, बट एट द एंड यू आर सोशल एनिमल। कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर आपको दूसरों की आवश्यकता होती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि जीव जो है, जीव का स्वभाव क्या है? जीव एट द एंड क्या चाहता है? रिलेशन। एट द एंड हर जगह रिलेशन खोजता है। उस रिलेशनशिप में क्या खोजता है? रस, एंजॉयमेंट, मेलो, अलग अलग रूप में खोजता है। फ्रेंडशिप में रस खोजता है। फ्रेंडशिप क्यों करते हैं? क्यों दोस्त बनाते हैं? युद्ध करने के लिए?
एंजॉय करने के लिए। फैमिली में टाइम क्यों देते हैं? एंजॉय करने के लिए। मैरिज क्यों करते हैं? एंजॉय करने के लिए। 5 प्रकार के से व्यक्ति जो है एंजॉय खोजता है। पहला है टू सर्व अदर, दास रस बोलते हैं। दूसरा है फ्रेंडशिप, साख्य रस बोलते हैं। तीसरा है वात्सल्य, किसी को केयर करना। जब कोई आपके पास जो है छोटा आता है तो आप केयर करने की भावना होती है। बच्चा आता है, बच्चे को केयर करते हैं, प्रेम देते हैं, नेचुरल है। एंड नेक्स्ट है कॉन्जुगल, कॉन्जुगल पति पत्नी। और एक है शांत। तो ये 5 प्रकार से व्यक्ति अपने आप को खुश करता है। तो इसका अर्थ क्या है? वी आर सोशल एनिमल। तो जब तक इस फैक्टर को इग्नोर करेंगे बाकी 3 कोलैप्स हो जाएंगे। जो अभी हमने शुरू के 3 पढ़े हैं वो तीनों कोलैप्स हो जाएंगे अगर इस चौथे को हमने फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए हमें चाहिए सपोर्ट सिस्टम में हमें क्या क्या चाहिए? एक सपोर्टिव कम्युनिटी होना चाहिए। वो कम्युनिटी जहाँ पर हमारी आत्मा को नरिशमेंट मिले। वो कम्युनिटी जहाँ हमारे मन को लाइव करे, शुद्ध करे। वो कम्युनिटी जहाँ हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। वो कम्युनिटी जो हमारे जीवन में जीवन जोड़ सके। इस प्रकार की कम्युनिटी जो है हमें चाहिए। और इसीलिए जो है ऐसी कम्युनिटी को जो है हम इस्कॉन में जो है बहुत सारे जो है अलग अलग मंदिरों में बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर कई भक्त तो एक साथ रहते हैं। ये कम्युनिटी में ऐसा होता है कि अगर किसी भक्त को, हमारे एक भक्त हैं जो दादरी में रहते हैं, उनको मकान बनाना था। ही बस कोरोना से बहुत प्रभावित हो गए थे। उनको मकान उनका बनना बंद हो गया था। पूरे कम्युनिटी लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और उनको जो है दे दिए गिफ्ट, लोन नहीं, गिफ्ट। कुछ ही महीनों में जो है अपना मकान बना लिए। इसे बोलते हैं सपोर्टिव कम्युनिटी। उसी व्यक्ति अगर वो ऐसे अच्छी कम्युनिटी में नहीं होता, आज उसे जो है लोन लेने होते और 30-40 साल तक जो है लोन का चुकता करना पड़ते हैं। तो इसे बोलते हैं ऐसे कम्युनिटी जो है हमें आवश्यकता है जहाँ पर हमारी आवश्यकता को ध्यान दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटी की आवश्यकता है। और एक और है, सेकंड, वी नीड मेंटर। हमें मेंटर की आवश्यकता है। कम्युनिटी में बहुत हैं लेकिन गाइड करने वाला एक मेंटर होना चाहिए। और ये मेंटर जो है कैसा होना चाहिए? सेल्फलेस। टू बिकम सेल्फलेस यू हैव टू बी अ सेल्फ केयर। जब तक सेल्फ केयर नहीं करेंगे सेल्फलेस बन ही नहीं सकते आप। तो ये मेंटर जो है सेल्फलेस होना चाहिए। इसके पास ग्रीड की भावना नहीं होनी चाहिए या मिसयूज करने की भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेंटर अगर जीवन में मिल जाता है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान है जीव। और जिस व्यक्ति को ऐसा मेंटर मिल जाता है उसका जीवन हमेशा बैलेंस होता है, पीसफुल होता है, एम्बिशियस भी हो, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इन सभी पिलरों से स्थापित कर दिया है, बैलेंस कर दिया। कितने भी भूकंप आए, अगर ये 4 पिलर अच्छी तरह से बने हैं। कौन कौन से 4 पिलर? पहला पिलर क्या था? पहला हमने क्या चर्चा किया? बोलिए। सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रायोरिटाइजेशन। सेकंड, वेल बीइंग, माइंडफुलनेस एंड वेल बीइंग। थर्ड, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। एंड फोर्थ, सपोर्ट सिस्टम। तब ये जब 4 पिलर स्ट्रांग होंगे, किसी भी रेट का भूकंप आए, जीवन में कैसे भी कैलामिटी क्यों ना आए, कैलामिटी आएंगे, ये मत भूलिएगा, कैलामिटी नहीं आएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के कष्ट आते हैं।
तीन प्रकार से कष्ट आते हैं, आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। आपके परदादा के पास आए, दादा के पास आए, पिता के पास आए, आपके पास आए, बच्चे नेक्स्ट जनरेशन के पास आएंगे। तीन प्रकार से कोई नहीं रोक सकता। पहला प्रॉब्लम आएगा स्वयं से, मन से। पहला प्रॉब्लम सभी फेस कर चुके हैं। कितने लोग हैं फेस कर चुके हैं? प्लीज़ ईमानदारी से हाथ ऊपर कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। कितने लोगों को स्वयं से प्रॉब्लम है, जहाँ मन से प्रॉब्लम है, मन बहुत दुखी हो गया है, हाथ नहीं उठ रहा है। प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प यू। यस, स्वयं से प्रॉब्लम आता है, इसको बोलते हैं अध्यात्म क्लेश। थैंक यू। दूसरा है दूसरे जीवों से क्लेश आता है। कितने लोग हैं जिनको दूसरों से समस्या आई है? सभी को आया है, सभी को आया है। इसको बोलते हैं संस्कृत नाम है, नाम भूल रहा हूँ, आदि भौतिक क्लेश। यस, थैंक यू, आदि भौतिक क्लेश। तीसरा क्लेश है जो देवताओं के माध्यम से आता है, जिनकी आप आराधना करते हैं। भूकंप आता है, ठंडी आ गई है, स्वेटर ना हो तो बैठना मुश्किल हो जाएगा, और गर्मी आता है, एसी ना हो तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। ठंडी में लोग भी मरते हैं ठंड से, गर्मी में भी ठंड, बहुत गर्मी होती है तो लोग मर जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के क्लेश सभी को आएंगे, चाहे वो धीरू भाई अंबानी बन जाओ, या बिल गेट्स बन जाओ, या हु इज द टॉप वन रिचेस्ट मैन, एलॉन मस्क, कुछ भी बन जाओ आप, चाहे वो भिखारी बन जाओ, तीन प्रकार के क्लेश आने ही हैं। एलॉन मस्क के पास भी तीन प्रकार के क्लेश हैं। तो ये जो चार पिलर हैं, अगर ये स्ट्रांग रहेंगे तो कैसे भी कैलामिटी क्यों ना आए हमारे जीवन में, हम सक्सेसफुल रहेंगे, हम बैलेंस रहेंगे, हमारी लाइफ स्टेबल रहेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल स्टॉप हेयर। और आगे और भी बताना चाह रहा था, लेकिन आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द सेल्फ केयर मीनिंग। सो अभी के लिए जो है इतना ही हम प्रयास, हम इतना ही रखेंगे। तो मेन इस सेशन को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। तो हमें जो है अपने एम्बिशंस को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को, अपना ख्याल रखने के लिए, सेल्फ केयर करने के लिए हमें ये चार पिलर जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। वन इज़ फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रायोरिटाइजेशन, सेकंड mindfulness and well-being, and third effective time management, and fourth building a support system। जिसके पास ये चार चीज़ें हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ही कैन बैलेंस हिज लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का फिर से उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है, तो किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, आप तक माइक आ जाएगा। किसी को भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। पीछे 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 योर माइक इज नॉट वर्किंग। फिर ध्यान रखिएगा, आगे भी हैं। तो जोर से बोलेंगे तो सुन सकते हैं, तब तक माइक प्रिपेयर कर रहे हैं। यस प्लीज़। प्लीज़ माइक लीजिए, माइक पे। हेलो
प्रभु जैसे हमें पता है कि हम सत्संग में जाते हैं कि ये चीज़ें ठीक है, चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, लेकिन हम उन चीज़ों पे फॉलो नहीं कर पाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद। तो उस चीज़ को कैसे करें, अपने जीवन में कैसे लाएं कि हम कंटिन्यूस तरीके से चलते रहें सही चीज़ों पे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। केवल इन्हीं का प्रश्न नहीं है, सभी का प्रश्न है ये। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, फिर उसके बाद से, है ना। तो सबसे पहले समझना चाहिए कारण क्या है। तो पहले कारण जो है हमें समझने के लिए, जैसा अभी हमने सेशन में बताया आपको, क्या 3 चीज़ें हमने बताई आपको। यस, हमने ये इन पे चर्चा किया था। पहला हमने बताया था इसमें प्रीवियस कर्म, जो पूर्व कर्म कर रखे होते हैं, तो पूर्व कर्मों से जिस प्रकार के कर्म करते हैं उस प्रकार के गुण में हम प्रभावित होते हैं। सो उदाहरण के लिए हमने जो है 8 घंटे इंस्टाग्राम चलाए, पूरा दिन हमने अपना खराब कर दिया। तो उस 8 घंटे में हमने अपना इम्पोर्टेंट जो कार्य था वो नहीं किया, जॉब था, मीटिंग था, सब कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं किया। तो इससे हम जो है इग्नोरेंस मोड्स में एंट्री कर जाते हैं। हमारी कॉन्शसनेस जो है इग्नोरेंस में चली जाती है। तो इग्नोरेंस में व्यक्ति हर चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करता है, टालता है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, मन नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से कर्म किया, उसकी वजह से ऐसे गुण में चला गया, और यही जो है उसकी भावना उत्पन्न करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ आज ज़्यादा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, इग्नोरेंस। तो इसलिए सबसे पहले समझना होगा कि कर्म, हमारे पास जो है एक ही तरीका है, किसी चीज़ को सुधारने के लिए एक ही तरीका है। स्ट्रेंथ के आधार पे हमारे पास एक ही तरीका है, वो है कर्म। तो कर्म को सही करने से फिर, लेकिन आसान नहीं होगा। तो जब आप कर्म सही करेंगे तो ऑब्स्टेकल क्या होंगे उस समय? इग्नोरेंस। जो मोड्स है, इग्नोरेंस मोड्स है, वो आपको रोकेगा। तो आपको क्या करना होगा? परसेवरेंस। जैसे बलि महाराज थे, बलि महाराज को ऑब्स्टेकल्स आए, मना किया गया, तो वैसे ही हमारा मन मना करेगा। क्यों मना करेगा? क्योंकि तमोगुण से प्रभावित है, तो मन मना करेगा, लेकिन बुद्धि जो है बता रही है ये आवश्यक है। तो हमें क्या करना होगा? मन को, इस विचार को इग्नोर करके ऐसी इच्छाएं जो हैं रोकने की, मन नहीं कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना, मन नहीं कर रहा है, तो इससे बाहर होके हमें कार्य करना होगा। लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे करना होता है लेकिन नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए, अभी देखिए हमारे पास सब कुछ है, अब हमें चाहिए सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम में 2 प्रकार का सपोर्ट सिस्टम हमें होते हैं। पहला होता है मेंटर। मेंटर जो होता है उसको बोलते हैं गुरु। गुरु के जो शब्द होते हैं बहुत हैवी होते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं उस गुरु शब्द के चीज़ों को संभाल पाते हैं। तो जो मेंटर होता है वो हमारी परिस्थिति को जानकर, अगर सेल्फलेस मेंटर है तो वो हमारी परिस्थिति को जानकर हमारी कंडीशनिंग के अनुसार हमें गाइड करता है। दूसरा है सोसाइटी या कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के अंतर्गत हम रहते हैं तो बाकी सभी लोग जो है हमें मदद करते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस जो है हमें मदद करते हैं। एंड थर्ड, ये तो हो गया, फिर इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में जो कुछ प्रोसेस है, जैसे शास्त्र पढ़ना, हमारी परिस्थिति के अनुसार जो है कुछ शिक्षाएं होती हैं, उसको पढ़ेंगे, और जो बेसिक टीचिंग्स दिए जाएंगे उसको हम जब अपनाएंगे तो एक समय के बाद जो है ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती। समझ में आ रहा है कि आज हमने शुरू किया है तो कल जो है हम सिकंदर बन जाएं, कल ही जो है पूरा सलूशन मिल जाए। नहीं,
ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल स्टेप्स टाइम लेता है। बच्चा गर्भ में आता है तो 9 महीना समय लेता है, बच्चा कॉलेज में जाता है तो 4 साल लगते हैं डिग्री लेने में। तो इसी प्रकार से ही हैज़ टू कीप पेशेंस, कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, सो दैट इज़ ओके थिंग। आप कौन से मिल गए? ओके, यस प्रो। जय श्री कृष्ण। मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है कि आज के समय में मोरालिटी के साथ कैसे जिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक तरफ नाम का उच्चारण भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कई सारी चीज़ें हमें गलत भी करनी पड़ती हैं, और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मन में चलता रहता है कि ये नहीं करना चाहिए। जॉब में, घर में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, रिश्तों में, मतलब कार्य क्षेत्र में। ये अपना जो कॉन्शसनेस है वो बोलता है कि गलत है, 100% गलत है ये, और हम नाम भी ले रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा और गलत भी कर रहे हैं। तो मोरालिटी के साथ कैसे जिया जाए? क्योंकि मेरा एक मानना है कि जैसे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने पूरे जीवन, वो महान क्यों है? मेरी नज़र में वो बहुत महान व्यक्ति हैं और कुछ समय बाद उनकी पूजा की जाएगी, क्योंकि उन्होंने सत्य का अनुसंधान किया जीवन भर। लेकिन दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइम कि मोरालिटी के साथ जीना मुझे लगता है असंभव है। मतलब आप भले ही कोई भी तर्क दें, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। या तो फिर आप घर परिवार छोड़ करके फिर आपकी जगह पे बैठ जाए हम बगल में, तब तो हम जी सकते हैं। अदरवाइज परिवार में और कार्य क्षेत्र में रहते हुए इतने समझौते करने पड़ते हैं। और ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि कॉन्शसनेस 100% बोलता है कि गलत काम है ये, चाहे घर में भी हो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, या कार्य क्षेत्र में हो। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और इसकी वजह से थोड़े दिन बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बाद हम सब करते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, फिर थोड़े दिन बाद लगता है अरे यार ये सब क्या होना है, अल्टीमेटली फिर हम उसी गोल में चले जाते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस पे बात, ये जरूरी सवाल है बहुत। मतलब हाउ टू लिव विद ए ह्यूमैनिटी और मोरालिटी। सो बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि सब छोड़ के यहाँ आ जाएं, मेरे पास बैठ जाएं तो कष्ट निवारण हो जाएगा। तो जो कर सकते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। मैंने बोला जो कर सकते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। सब कुछ पता है कि सब छोड़ के यहाँ आ जाएंगे तो सुकून मिल जाएगा, सबको पता है। लेकिन सबको पता है सबको खुशी होना चाहिए, सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और सबको पता है कि यहीं मिलता है। इसके बावजूद लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। यहाँ मैं अकेला बैठा हूँ और यहाँ पर बाकी सब बैठे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? समझना है प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम हम स्वयं हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा घड़ा लिया, उसका मुंह छोटा था और उसमें जो है बंदर बैठे थे ढेर सारे, तो उन सबके सामने चना डाल दिया घड़ी के अंदर। सारे बंदर देख रहे हैं कि ये जो है इसमें खजाना है, चना है। तो बंदर क्या किए, एक बंदर गया उसमें हाथ डाला, चना लिया, मुट्ठी भर चना लिया और बाहर हाथ निकाल रहा है। जब बाहर हाथ निकालता है तो हाथ बाहर नहीं आता, क्यों? मुट्ठी बंध गई है। अब मुट्ठी बंधी है, इसके वजह से हाथ बाहर नहीं आ रहा है। अब उसको, उस बंदर को बेचैनी होने लगी, ये बाहर कैसे लूँ, ये चना मुझे चाहिए, ये आनंद मुझे चाहिए, ले नहीं पा रहा हूँ। तब तक शिकारी आता है, उसे पकड़ लेता है। सो प्रॉब्लम कहाँ है? अटैचमेंट। जैसे मैंने बताया ना, बैलेंस करना होगा, अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट्स, इसको बैलेंस करना होगा। ये होगा नहीं आपसे,
इसीलिए बोला जाता है मेंटर चाहिए। कौन सा मेंटर? मेंटर कई प्रकार के होते हैं। मेंटर कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः समाज में 5 प्रकार के मेंटर होते हैं। मैं आपको एक मेंटर का एग्जाम्पल दूंगा। वो मेंटर जो आपके वीकनेस को जानता है, जो आपके स्ट्रेंथ को जानता है और आपके स्ट्रेंथ को इंगेज करता है आपकी सेवा में। ऐसे मेंटर की हमें आवश्यकता होती है। ये जब मेंटर जब तक नहीं मिलता है, बाकी सब चीज़ें जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव कार्य नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए ऐसा मेंटर प्राप्त करना भी आसान नहीं है। ऐसा मेंटर प्राप्त करना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि जब मेंटर हो गया, वो भी एक व्यक्ति है और आप भी एक व्यक्ति हैं। तो 2 व्यक्ति तभी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जब उनकी प्रवृत्तियाँ, जब उनकी सैक्रिफाइसेस एक दूसरे के पूरक हों। उदाहरण के लिए, अगर मेंटर कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा है और मेंटल गाइडेंस रिसीव करने वाला उस योग्य नहीं है, मेंटर ज़्यादा देर कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये जो है, जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जैसे पति पत्नी के कॉम्बिनेशन होता है ना, वैसे ही ये गुरु और शिष्य का कॉम्बिनेशन होता है। और ये मैच मेकिंग इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जिनके जो भी भाग्यशाली होते हैं, उनको अगर ऐसा मेंटर मिल जाता है तो वो लोग जो है इस चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं? दूसरा एग्जाम्पल, हर व्यक्ति की अपनी एक स्ट्रेंथ है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो है इसको उठाने में चैलेंज फील करेगा। दूसरा एक नवयुवक जो है इसको उठाने में थोड़ा चैलेंज फील करेगा। और कोई माचो बिल्डर है, इसको उठाने में चैलेंज फील करेगा। कहने का तात्पर्य, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ कैपेसिटी अलग अलग है। तो ये मेंटर क्या करता है? उस एबिलिटी को, उस टॉलरेंस को, उस स्किल्स को इन्हांस करता है। उदाहरण के लिए, 5वीं कक्षा का बच्चा मैथमेटिक्स 5वीं तक ही जान पाता है, लेकिन जब उसको एजुकेशन मिलता है तो 6ठी के योग बनता है, 7वीं के योग बनता है, फिर फर्दर PhD के लेवल का बनता है। वही बच्चा है जो 5वीं कक्षा में 5वीं का प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्ट फेस कर रहा था, वही बच्चा आज जो है PhD के लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कैसे? मेंटर। तो हर व्यक्ति की जो एबिलिटी है उसको इन्हांस करने के लिए मेंटर की आवश्यकता होती है, और ये मेंटर प्राप्त करना एक भाग्य की बात है। तो अब ये मेंटर नहीं उपस्थित है, नहीं अवेलेबल है, तो क्या करना चाहिए? इसलिए जो है सपोर्ट सिस्टम में रहना और उस बीच में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सपोर्ट सिस्टम फिर आपको योग्य बनाएगा ऐसे मेंटर को खोजने में। मेंटर को पहले के समय में गुरु को खोजने के लिए लोग तपस्या करते थे। कहाँ मिलेंगे गुरु? तपस्या किया जाता था। पहले के समय में विवाह करने के लिए पहले तपस्या करते थे। आज के समय में रिलेशनशिप चीप हो गया है। पहले के समय में रिलेशन को स्थापित करने के लिए सैक्रिफाइसेस सीखते थे। कैसे सैक्रिफाइसेस सीखें, उसके लिए तपस्या करते थे। कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए पहले तपस्या करते थे। विवाह करना है तो तपस्या, गुरु प्राप्त करना है तो तपस्या। आज सब कुछ मोबाइल पे ही चाहिए। मोबाइल पे मैट्रिमोनी है, मोबाइल पे गुरु भी चाहिए, है ना। व्हाट्सएप गुरु होते हैं, कोई इंस्टाग्राम गुरु हैं, लिंक्डइन गुरु हैं, इतने सारे गुरु हैं। चीप हो गया है सब। सो फर्स्ट इज मेंटर, एंड सेकंड इज मेंटर, एंड थर्ड इज सपोर्ट सिस्टम। ओके, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन माता जी के साइड से ले सकते हैं। किसी माता जी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मुझे जानना है, व्हाट इज मिसअंडरस्टैंडिंग? हमें कभी गुस्सा आता है तो मैं बोल देती हूँ कल को कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। सास के साथ कुछ हो गया तो क्या हुआ था मुझे पता नहीं, बट मैं बोलती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। पति के साथ कुछ हो जाता है तो मैं बोलती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है वो मुझे थोड़ा जानता है। मिसअंडरस्टैंडिंग इज अनदर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, that is called misunderstanding. So मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? जैसे
मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। ये क्या है एक्चुअली? ये एक जो है देखने का तरीका है। जैसे अगर कोई लाल ग्लास पहने तो उसको सारी चीज़ें जो है जो दिखाई देंगी वो क्या होंगी? लाल से प्रभावित होंगी। जो भी कलर दिखेगा उसमें रेड का इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर कोई जो है ग्रीन ग्लासेस पहना है तो कुछ भी जो विज़न रहेगा उस विज़न में ग्रीन इन्फ्लुएंस रहेगा। उसी प्रकार से जो येलो ग्लास पहनेगा तो जितने भी विज़न देखेगा उससे उसमें येलो इन्फ्लुएंस रहेगा। तो एक व्यक्ति ग्रीन पहना है, दूसरा व्यक्ति रेड पहना है, और सबको बोला जाए कि सामने वाले का कलर क्या है, दोनों हमेशा अपना ही दृष्टि दिखा पाएंगे। सब जब दो व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि होती है और उसमें एक व्यक्ति की दृष्टि महत्व ज़्यादा देनी होती है तो वहाँ पर बोला जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अनदर अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर गुणों से प्रभावित, जिस रेशियो में जो व्यक्ति जिस गुण से प्रभावित होता है वह सब परसीव करता है और ये नेचुरली है। तो ऐसे अवस्था में करना क्या चाहिए? ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए शास्त्र हमेशा हमें बताता है कि जब भी कहीं पर भी कोई भी इम्प्रूवमेंट करना है, बिगिन फ्रॉम योरसेल्फ। शास्त्र हमें जो समाज में शांति लाने का जो तरीका है वो स्टार्ट करता है बिगिन फ्रॉम सेल्फ। तो ऐसी अवस्था में अपने आप से जो है प्रारंभ करना होता है। डेट इज़ कॉल्ड, समटाइम्स यू हैव टू टॉलरेट, समटाइम यू हैव टू वेट फॉर द टाइम जहाँ पे आप बता पाओ कि दिस इज़ द करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यस प्रभु। समय की पाबंदी की वजह से हम और प्रश्न अभी नहीं ले सकते हैं, पर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने आंसर्स को क्लियर, मतलब क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेक वन क्वेश्चन। प्रणाम प्रभु जी। अपनी बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए और जो मन है उसको कैसे काबू में रखा जाए, क्योंकि बार बार बुरी आदतें छोड़ने का प्रयास करने पर भी वो नहीं छूट पाती हैं, बहुत से प्रयास करने के बाद भी नहीं छूट पाती है। तो उसका क्या गुरु मंत्र है कि अपना मन काबू में आ जाए और उन बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाए? सो जब ये प्रश्न आ रहा है तो इस प्रश्न के पीछे जो है कई प्रयास हैं, वो प्रयास जो है विफल हो चुके हैं। पहला प्रयास है सेल्फ अवेयरनेस, जो हमने करके प्रयास किया और सफल नहीं हुए। दूसरा है बहुत हमने प्रयास किया कि मन को स्थिर करें, लेकिन मन स्थिर नहीं हुआ। तीसरा है ये तो असंभव है, इसीलिए चौथा है सपोर्ट सिस्टम, और इसमें हमें चाहिए कम्युनिटी एंड मेंटर। तो गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र यही है, गुरु खोजना चाहिए। वो गुरु जो जिसके इंस्ट्रक्शंस को हम लाइफ एंड सोल बना सकें, जिसके इंस्ट्रक्शंस को हम इग्नोर ना करें किसी भी परिस्थिति में। ऐसे गुरु होते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु का मतलब कुछ बोल दिया और मैं नहीं किया, नहीं, इसको या ऐसे गुरु नहीं भूजते। तो गुरु का मतलब ही है हैवी, जिसके इंस्ट्रक्शंस अगर कोई फॉलो करता है सफल होता है, अगर नहीं फॉलो करता है हमेशा वैसे ही बना रहता है। तो गुरु मंत्र यही है, फाइंड अ गुड मेंटर इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना भी कि प्रभु जी ने इतना सुंदर सत्र दिया है, तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट आर द 4 सीक्रेट्स या फिर पिलर्स ऑफ बैलेंसिंग एम्बिशंस? Self awareness and prioritization. ठीक है, is the सेल्फ first अवेयरनेस एंड प्रायोरिटाइजेशन। one. Second one is mindfulness and well-being. माइंडफुलनेस एंड वेलबींग, वेरी Third one is the effective time management. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। And the fourth one is the supportive community. यस, द फोर्थ वन इज Building the support system. बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम। हरी बोल। ठीक है, प्रभु जी ने इतना सुंदर सत्र दिया है तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।